इंसान पढ़ने के लिए कई मुल्कों में जाता है और भारत से कई छात्र जो हैं यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड और कई अलग-अलग ममालिक में जाते हैं, कई अलग-अलग देशों में जाते हैं। लेकिन मैंने करीब पिछला 1 साल इज़राइल में बिताया और फिलहाल इज़राइल खबरों में भी है कि वहाँ पर हमले हुए हैं, आतंकी हमले हुए हैं, जंग जैसी स्थिति भी बनी हुई है। पिछले 1 साल में इज़राइल को मैं आपको बताऊँगा कि मैंने किस लिए चुना, वहाँ पर क्या-क्या देखा, भारतीयों के लिए वहाँ पर क्या है या लोग किस तरह से उनके साथ बर्ताव करते हैं, इज़राइल और फ़िलिस्तीन दोनों ही तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में 1 साल के लिए वहाँ पर कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं इज़राइल में, जो काफ़ी प्रख्यात हैं, काफ़ी जाने-माने विश्वविद्यालय हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और अलग-अलग विषयों में जो है वो शीर्ष के कोटि में आते हैं, अपने रिसर्च के लिए, अपने कह सकते हैं कि इनोवेशन के लिए और अपने थियरीज के लिए। मेरा कोर्स था वो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का था और सबसे एप्रोप्रिएट जगह, सबसे सूटेबल जगह इज़राइल के अलावा कोई हो नहीं सकती। और कई तरह के जो हमारे दिमाग में भ्रम होते हैं, कई तरह की अज्ञानता होती है किसी एक चीज़ को लेकर, उसको इज़राइल के इस ट्रिप ने बहुत अच्छे से तोड़ा भी है। जैसे सबसे पहले जब मैं हाइफा यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने के लिए पहुंचा तो हमारा पहला फील्ड ट्रिप जो है वो नाजरत नाम के शहर में था, जो इज़राइल में ही आता है, इज़राइल की सीमा में है। और वहाँ पर एक अरबी मुस्लिम टूरिस्ट गाइड थे, जो एक एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं। वो मेरे यहूदी प्रोफेसर के सामने ऑक्यूपायर और ऑक्यूपेशन शब्द का यूज करते हैं कि किस तरह से इज़राइल ने अरब फिलिस्तीन की ज़मीन को हथिया रखा है या उस पे एज़ ए ऑक्यूपायर बैठे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत चौंकाने वाली बात थी कि किस तरह से इज़राइल के अंदर भी इस शब्द का प्रयोग होता है। दूसरी मिथ्या उस वक़्त टूटी जब क्लासरूम में प्रोफ़ेसर्स ने भी इसी टर्म का यूज़ किया। और मुझे याद है कि जब अरब इज़राइली कॉन्फ्लिक्ट नाम के विषय को हम पढ़ रहे थे, तो हमारे प्रोफ़ेसर थे प्रोफ़ेसर ज़ैक लेवी। उन्होंने पढ़ाने से पहले एक बात अंग्रेज़ी में कही कि आई विल नॉट डिलेजिटिमाइज़ द कॉज़ ऑफ पैलेस्टाइन और इज़राइल, यानी इज़राइल और फ़िलिस्तीन दोनों की जो अपनी मान्यताएँ हैं या जो दोनों दोनों के अपने विषय हैं जिनको लेकर वो आपस में टकरा रहे हैं, उन दोनों ही के मुद्दों, विषयों या मकसद को मैं डिलेजिटिमाइज़ नहीं करूँगा या उसको दरकिनार नहीं करूँगा। तो एक ये भी दिमाग में था कि क्या इस पढ़ाई को इज़राइल में पढ़ना सही रहेगा? क्या बायस्ड होंगे, थोड़ा भ्रामिक होंगे या फ़िलिस्तीन की जानकारी ढंग से नहीं मिल पाएगी? तो उस मामले में भी कई प्रोफ़ेसर्स ऐसे थे जो बिल्कुल ही दोनों ही पक्षों की बात निष्पक्ष होके बताते थे। तो एक उससे यूनिक पर्सपेक्टिव मिला। यूनिवर्सिटी में भारत के तो बच्चे थे ही और भी दीगर ममालिक के लोग थे, अलग-अलग देशों के थे। वहाँ अरबी जो लोग हैं बच्चे हैं वो भी पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं और जो यहूदी हैं वो भी पढ़ते हैं। एक और बात समझने की है कि इज़राइल में जो लोग अरबी मूल के हैं वो मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं और दीगर धर्मों के हैं। सिर्फ़ मुस्लिम और ईसाई नहीं है या सिर्फ़ मुसलमान नहीं है जैसा हम समझते हैं, वहाँ पर क्रिश्चियंस भी होते हैं, एक और धर्म है जिसको ड्रूज़ कहा जाता है, वो भी होते हैं। और बहाई होते हैं, कई ऐसे धर्म के लोग हैं जो इज़राइल में रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भारत से उसका कनेक्शन क्या है, तो भारत के बच्चे जो हैं वहाँ अक्सर हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, पोस्ट डॉक के लिए जाते हैं, पीएचडी के लिए जाते हैं और लाइफ साइंसेज़ हो या सोशल साइंसेज़ हो, दोनों के लिए वहाँ पर कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत मशहूर हैं। जैसे तेल अवीव यूनिवर्सिटी है तेल अवीव शहर में, हिब्रू यूनिवर्सिटी है यरूशलेम के शहर में, ये 2 बड़े शहर हैं और तीसरा शहर है हाइफ़ा जहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ हाइफ़ा। अगर हिंदुस्तान के कनेक्शन की बात करें तो हाइफ़ा को इसलिए भी एक इंडिया का कनेक्शन ये भी है कि वहाँ पर अ, विश्व युद्ध में भारत की तरफ से वहाँ फ़ौजें गई थी जो तुर्की ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी थी। तो वहाँ पर एक उनके मेमोरियल में भी एक ग्रेवयार्ड के तौर पर बनाया गया है, जहाँ पर भारतीय सेना के जो लोग वहाँ शहीद हुए या जंग में मारे गए, उनको वो श्रद्धांजलि भी हर साल देते हैं। दूसरी चीज़ है कि भारत से जुड़े जो खान-पान की चीज़ें हैं, वो आपको आसानी से मिलती है क्योंकि भारत से कई टेक्नोलॉजी में जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं आईटी कंपनीज़ में, वो वहाँ रहते हैं। लेकिन ज़्यादा जो संख्या है, वो केयर गिवर्स की है। केयर गिवर्स सदर्न स्टेट जो दक्षिण के स्टेट हैं, केरला, तमिलनाडु, इससे वहाँ महिलाएँ जाती हैं। वहाँ के बड़े-बुज़ुर्गों को घर में उनकी देख-रेख के लिए, जिनको केयर गिवर्स कहा जाता है, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अब बात करें आज के हालात की कि किस तरह से वहाँ पर जंग चल रही है, तो मुझे मौका मिला बेथलेहम शहर देखने का, जो वेस्ट बैंक में आता है फ़िलिस्तीन के इलाके में। वहाँ क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि बेथलेहम ही जो है
ईसा मसीह का जन्मस्थल है। एनडीटीवी की तरफ से मैं वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए भी गया, तो वहाँ पर भी अपने भारतीय मूल के होने का आपको वहाँ पर के जो अरबी लोग हैं वो बड़े गर्मजोशी से मिलते हैं, और खास करके इजराइल के साथ भी भारत के रिलेशन संबंध अच्छे हैं। एग्रीकल्चर का विषय हो या तकनीक का विषय है, टेक्नोलॉजी की बात हो या डिफेंस इक्विपमेंट की बात हो, रक्षा की तकनीक की बात हो, रक्षा की तकनीक की, तो भारत और इजराइल के बीच संबंध बहुत गहरे हैं। कई चीज़ों में कोऑपरेशन है दोनों के बीच में, और खास शायद इजराइल ही एक ऐसा देश है जिसका एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में भारत के 30 राज्यों के साथ कुछ एमओयू हैं, कह सकते हैं कि जो अग्रीमेंट साइन होते हैं इनोवेशन के लिए, सपोर्ट के लिए। इसराइल की खास बात यह है कि वो एक छोटा सा देश है जहाँ पर समुद्र भी है, रेगिस्तान भी है और पहाड़ भी हैं। और ख़ास करके इसराइल को इस बात के लिए भी माना जाता है कि उन्होंने एक यूनिक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है अपने इनोवेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसको डेजर्ट एग्रीकल्चर कहा जाता है, कि रेगिस्तान में भी वो खेती बाड़ी कैसे करते हैं। और ये भी एक कारण है कि आज बहुत से अरब देश जो हैं इसराइल के साथ अपने संबंध सुधार रहे हैं, क्योंकि वो पूरा इलाका जो है रेगिस्तान का भी इलाका है। तो कई ममालिक को ये लगता है कि अगर डेजर्ट एग्रीकल्चर की बात इसराइल से सीखी जा सके या इसराइल की टेक्नोलॉजी ली जा सके, तो उनको भी लॉन्ग रन में, लंबे समय में उनको भी इसका फायदा मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लें तो मेरे 1 साल में रहते हुए कई बार आतंकी घटनाएं भी हुई हैं। इजराइल की तरफ से उसका पलटवार जो है वेस्ट बैंक के इलाके में भी किया गया है। दोनों तरफ से ये मासूम लोगों की मौतें भी हुई हैं। और कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि स्थिति में कुछ ठहराव आए, जो दूसरे पावरफुल देश हैं, डिसीजन मेकर्स जिनको हम कहते हैं ग्लोबल लेवल पर, यूएस है, यूके है, अरब में सऊदी अरब है या यूएई है, इजिप्ट है, टर्की है, इन सबको मध्यस्थता करनी चाहिए ताकि वहां पर शांति बहाल हो सके। और हमारे जैसे पढ़ने वाले या पर्यटक हैं या खुद इसराइल और फिलिस्तीन के लोग हैं जो एक दूसरे पर अर्थव्यवस्था के लिए निर्भर करते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन से कई वर्कर्स जो हैं गाजा और वेस्ट बैंक से इसराइल की तरफ काम करने आते हैं। तो अगर वो नहीं आते हैं तो इधर का भी काम रुक सकता है, और अगर वो नहीं आते हैं तो उनकी आमदनी भी रुक सकती है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये मनाना चाहिए कि जल्द से जल्द वहां पर शांति स्थापित हो, और सबों के लिए ये बेहतर रहेगा।